देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कभी किसी लड़की का अपने लिव इन पार्टनर द्वारा मर्डर करके उसके शरीर के 35 टुकड़े करके जंगल में इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो कभी लिव इन पार्टनर द्वारा अपने पार्टनर की हत्या करके उसके शव को फ्रिज में छिपा दिया जाता है। इन घटनाओं से पूरे देश के लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे लोग ऐसी घिनौनी वारदातों को अंजाम दे देते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राजकुमार। आज मैं आपको जो क्राइम की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये एक घटना है देश की राजधानी दिल्ली का एक इलाका है नजफगढ़, और उसी इलाके का एक गांव है मित्राऊ गांव। दिल्ली क्राइम ब्रांच में काम करने वाले एक व्यक्ति के पास कॉल आता है कि सर, आप जिस गांव के रहने वाले हो, उसी गांव का एक लड़का है जिसका नाम है साहिल गहलोत, जिसकी अभी अभी 10 फरवरी को शादी हुई है। सर, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नाम था निक्की यादव। वो कई दिनों से मुझे दिखाई नहीं दे रही है। मुझे किसी अनहोनी का अंदेशा लग रहा है। जब क्राइम ब्रांच के व्यक्ति के पास इस प्रकार का कॉल आता है और उसको ये भी बताया जाता है कि सर, उनका एक ढाबा है जिसका नाम है खाओ पियो दिल्ली, आपको वहाँ उस ढाबे पे पहुँचना चाहिए और आप लोगों को जांच करनी चाहिए। क्राइम ब्रांच के व्यक्ति के पास जब इस प्रकार का कॉल आता है तो वो उस कॉल को सीरियस लेता है और अपने सीनियर ऑफिसर को कॉल करता है और बताता है कि सर, मुझे एक सूचना मिली है, अपन को इस सूचना पे काम करना चाहिए। दिल्ली क्राइम ब्रांच के लोग उस लड़के साहिल गहलोत से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हो पाता है। वो लोग उसके मिलने जुलने वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। मुखबिरी से जिस खाओ पियो दिल्ली ढाबे की लोकेशन मिली थी, दिल्ली क्राइम ब्रांच वाले लोग वहां पहुंचते हैं। वो ढाबा ऐसी जगह पे स्थित था जहां कोई भी आ जा सकता था, यहाँ तक कि उसकी कोई चार दीवारी भी नहीं थी। जब दिल्ली क्राइम ब्रांच वाले वहां पहुंचते हैं तब उस ढाबे पे कोई नहीं होता है। वो उस ढाबे की तलाशी लेते हैं और जब तलाशी ले रहे थे तब उनको एक नीले रंग का फ्रिज दिखाई देता है। उस फ्रिज के चारों तरफ एक रस्सी बंधी हुई थी। क्राइम ब्रांच वाले लोग उस रस्सी को काटते हैं और जब फ्रिज को खोलते हैं तो एक लड़की की लाश नीचे गिर पड़ती है। पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि जिस मुखबिर ने जो सूचना दी थी उसकी सूचना तो एकदम सच निकली। दरअसल जिस लड़की की डेड बॉडी उस फ्रिज के अंदर निकली थी, उसकी कहानी शुरू होती है सन 2018 से। एक लड़की जिसका नाम है निक्की यादव, जो झज्जर हरियाणा की रहने वाली थी। वो अपने घर से अपने पापा को यह कहकर निकली थी कि पापा, मुझे डॉक्टर बनना है और उसकी कोचिंग करने के लिए मुझे दिल्ली जाना है। तो वो घर से दिल्ली के लिए निकलती है और वो अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए दिल्ली के उत्तम नगर के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेती है और अपने पीजी से अपने कोचिंग आने जाने के लिए रोज़ाना बस से सफ़र करती है। जब वो बस से सफ़र करती है तब अक्सर उसे एक लड़का मिलता था। वो लड़का भी बस से डेली उत्तम नगर आता था। उस लड़के का नाम साहिल गहलोत होता है, जो एसएससी की प्रिपरेशन करने के लिए डेली उत्तम नगर आता है। लड़का एसएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके कोई भी सरकारी नौकरी लगना चाहता है और लड़की नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना चाहती है, ताकि ज़िंदगी की गुजर बसर आसानी से हो सके। इन लोगों की जब रोज़ मुलाकात होती है तब ये न जाने कब एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। उनको इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं होता है कि कब ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इनके हिसाब से इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था। लड़की नीट की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहती थी और लड़का एसएससी की एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहता है। जब 2018 में हुई इनकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तब ये दोनों अपने अपने एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। लड़की का नीट का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है और लड़के का एसएससी का पेपर क्वालिफाई नहीं हो पाता है। ये दोनों उत्तम नगर आए तो थे पढ़ाई करने के लिए, लेकिन इनको इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि न जाने कब इनका प्यार इनकी पढ़ाई में बाधक बन गया। इसी वजह से दोनों फेल हो गए। अब इन लोगों की पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तब ये दोनों बैठकर प्लान बनाते हैं कि अपन को अपनी आगे की ज़िंदगी एक साथ बितानी चाहिए और ज़िंदगी के जो आगे के जो लक्ष्य हैं वो अपन को एक साथ मिलकर हासिल करने चाहिए। और इसी प्लान के अनुसार उन्होंने दिल्ली के ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज में एडमिशन ले लिया। लड़की एडमिशन लेती है,
बीए इंग्लिश ऑनर्स में और लड़का एडमिशन लेता है बी फार्मा में। लड़की का गांव झज्जर उसके कॉलेज से बहुत दूर था, वो डेली अप डाउन नहीं कर सकती थी, और लड़के का गांव मित्राओं भी उस कॉलेज से दूर था। इसलिए दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि अपन दोनों एक कमरा लेते हैं किराए पर और उसमें दोनों साथ रहने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर दिल्ली के ग्रेटर नोएडा इलाके में एक कमरा किराए पर रहते हैं और उस कमरे में एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। इनको ये लगता था कि ये दिन अपनी ज़िंदगी के सबसे खुशनुमा दिन है और ये दिन उनके लिए किसी सुनहरे सपने से कम नहीं थे। ये दोनों मिलकर अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे थे, दोनों साथ साथ कॉलेज जा रहे थे और आसानी से अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, लॉकडाउन की। किसी को इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं था। देश में कोरोना बीमारी ने दस्तक दे दी थी, जगह जगह इसके पेशेंट मिल रहे थे और इसी वजह से मार्च 2020 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दे दिया। जो पढ़ाई ऑफलाइन चल रही थी वो पढ़ाई अब ऑनलाइन शुरू हो गई। पूरे भारत में जहाँ भी लोग किसी काम धंधे की वजह से अन्यत्र रहते थे, ये दोनों मिलकर अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे थे, दोनों साथ साथ कॉलेज जा रहे थे और आसानी से अपना टाइम पास कर रहे थे। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, लॉकडाउन की। किसी को इस चीज़ का ज़रा भी एहसास नहीं था। देश में कोरोना बीमारी ने दस्तक दे दी थी, जगह जगह इसके पेशेंट मिल रहे थे और इसी वजह से मार्च 2020 में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन का आदेश दे दिया। जो पढ़ाई ऑफलाइन हो रही थी वो पढ़ाई अब ऑनलाइन शुरू हो गई। पूरे देश में जहाँ भी लोग काम करने के लिए अपने घर से बाहर रहते थे वो लगभग लोग अपने घर लौटना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से निक्की भी अपने गांव झज्जर हरियाणा लौट जाती है। अब उनका बातचीत करने का एक ही सहारा बचा था, वो लोग फ़ोन पर एक दूसरे से बातें कर लेते थे और अपना टाइम पास कर लेते थे। लेकिन जब धीरे धीरे दुनिया पटरी पर लौटने लगती हैं, लोग अपने काम धंधों पर वापस लौटना शुरू कर देते हैं क्योंकि धीरे धीरे कोरोना बीमारी का प्रकोप कम हो रहा था। इसी वजह से सारे लोग अपने काम धंधों पर लौटना शुरू कर देते हैं। तब ये लड़की भी अपना गांव छोड़कर, झज्जर छोड़कर और वापस दिल्ली लौट आती है। जब वो घर से दिल्ली के लिए आती है तब उसकी छोटी बहन भी उसके साथ आ जाती है। तब ये दोनों मिलकर उत्तम नगर के वर्धापुर में एक किराए का मकान लेती हैं और उसमें रहने लग जाती हैं। इस बार साहिल गहलोत उसके साथ नहीं था क्योंकि वो अब की बार अपने घर ही रह गया था। जब इन दोनों को कभी मौका मिलता था तब ये बात कर लेते थे और मिल लेते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब लड़के के घर वाले उस लड़के का रिश्ता कर देने की प्लानिंग कर रहे थे। वो लोग उसकी शादी कर देना चाहते थे क्योंकि वो अपने परिवार का इकलौता लड़का था। लड़के के परिवार में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लड़के के पिताजी का रेस्टोरेंट का अच्छा खासा बिजनेस था। उधर लड़की के परिवार में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। उनका स्पेयर पार्ट्स का खुद का एक व्यवसाय था और उनकी ज़िंदगी आसानी से चल रही थी। किसी प्रकार की कोई समस्या इनकी ज़िंदगी में नहीं थी। लेकिन लड़की और लड़के के घर वालों को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। लड़के की एंगेजमेंट कर दी जाती है और जब पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया जाता है तब 9 फरवरी की सगाई और 10 फरवरी को बारात ले जाने का मुहूर्त निकलता है। लेकिन खुफिया तंत्र की सहायता से जब लड़की निक्की यादव को इस बात का पता चलता है कि साहिल गहलोत की सगाई कर दी गई है और 10 फरवरी को उसकी बारात जाने वाली है, वो लड़की सोचने पर मजबूर हो जाती है कि साहिल ने इतनी इम्पोर्टेंट बात मेरे से छुपाई तो कैसे छुपाई, वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। वो लड़की तुरंत साहिल गहलोत को कॉल करती है और उसको मिलने के लिए कहती है। लेकिन साहिल गहलोत बहाने बना देता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मेरे परिवार में किसी की शादी है, इस वजह से मैं नहीं आ सकता। वो इधर उधर के बहाने बनाता है क्योंकि वो घर में बिजी था, उसके घर में शादी का प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन जब वो बहाने बनाता है तब निक्की यादव सारी बातें समझ जाती है क्योंकि वो एक दूसरे के साथ लंबे टाइम तक रहे थे, तो एक दूसरे को पता था कि कौन कब सच बोल रहा है और कौन कब झूठ बोल रहा है। वो लड़की निक्की यादव लड़के साहिल गहलोत पर दबाव बनाती है और मिलने के लिए कहती है।
आखिर में साहिल गहलोत लड़की की बात मान लेता है और मिलने के लिए राज़ी हो जाता है। वो मिलने के लिए उसके उत्तम नगर के वरदापुर वाले रूम में पहुंचता है। जब वो रूम में पहुंचता है तब निक्की तो पहले से ही प्लानिंग करके रखती है कि अपन को इस बार का जो वैलेंटाइन डे है 14 फरवरी वो गोवा में सेलिब्रेट करना है और अपन दोनों वहाँ साथ चलेंगे। यहाँ तक कि उसने तो 2 एरोप्लेन के टिकट भी बुक करवा लिए थे। लेकिन साहिल गहलोत उसके साथ जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर मैं इसके साथ गोवा चला गया तो मेरा शादी का प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। घर में जो शादी की तैयारियां चल रही हैं वो सारी की सारी दरी की दरी रह जाएंगी। इसीलिए वो मन ही मन ये सोचता है कि मैं गोवा जाना कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन बार बार लड़की उस पर गुस्सा करती है और उसको गोवा चलने के लिए प्रेशराइज करती है। लड़की लड़के को कहती है कि साहिल तुम्हें गोवा चलना ही होगा और तुम्हें वो शादी हर हाल में कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर तुम ये शादी कैंसिल नहीं करोगे तो तुम्हें इसका अंजाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। लड़का लड़की को समझाने की कोशिश करता है। तब वो लड़की गुस्से में आकर अपना सामान पैक करने लग जाती है। तब उसकी छोटी बहन जो उसके साथ रहती थी वो कहती है कि दीदी तुम इतनी लेट नाइट कहाँ जा रहे हो। तब वो अपनी सिस्टर से कहती है कि मैं साहिल के साथ देहरादून मसूरी घूमने जा रही हूँ। घर से जब किसी प्रकार का कोई कॉल आए तो उनको कह देना कि पापा दीदी साहिल के साथ घूमने के लिए देहरादून मसूरी गई हुई है। वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ तक कि उसने साहिल की शादी वाली बात अपनी छोटी बहन को नहीं बताई थी। वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है और उसके साथ साहिल भी बाहर निकल जाता है। साहिल जब घर से आया था तो अपने चाचा की वरना कार लेकर आया था। वो लोग उस कार में बैठते हैं और निकल पड़ते हैं दिल्ली में। धीरे धीरे उनकी कार की स्पीड बढ़ती है और धीरे धीरे उनकी बातचीत करने का दायरा भी बढ़ जाता है। निक्की हर बार उस लड़के को कहती है कि हर हाल में तुझे वो शादी करनी पड़ेगी, लेकिन साहिल गहलोत उसकी बात नहीं मानना चाहता है। उन दोनों के बीच में ज़ोर ज़ोर से बातें होने लग जाती हैं और वो लोग न जाने कब बात करते करते दिल्ली के ISBT के पास कश्मीरी गेट पहुंच जाते हैं। इन दोनों की आपस में लड़ाई होने लग जाती है। लड़की लड़के को मना करती है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है और लड़का लड़की की ये बात नहीं मानना चाहता है। तब लड़का गुस्से में आकर उस कार में रखी हुई मोबाइल की डाटा केबल से उस लड़की का गला घोंट देता है और उस लड़की की मौत हो जाती है। लड़के साहिल गहलोत ने गर्मजोशी में आकर गुस्से में उसकी हत्या तो कर दी, लेकिन अब समझ नहीं पा रहा था कि इतना बड़ा अपराध मैंने कर तो दिया है, लेकिन मैं अब इस अपराध से बचूं तो कैसे बचूं। वो उस लड़की मरी हुई लड़की को सीट बेल्ट पहनाकर दिल्ली में इधर उधर घूमता है, घबराया हुआ रहता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। कभी वो आनंद विहार जाता है तो कभी किसी दिलशाद गार्डन की तरफ जाता है। असमंजस में पड़ जाता है कि करूं तो मैं क्या करूं। लगभग 40 किलोमीटर घूमने के बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि क्यों न मैं इस डेड बॉडी को अपने जो दिल्ली में ढाबा है उसमें छिपा दूं, जिसका नाम था खाओ पियो ढाबा दिल्ली। वो लड़का कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है और निक्की की डेड बॉडी को निकालकर उस ढाबे में छिपाने की कोशिश करता है। तब दूर खड़ा एक व्यक्ति उसको ये करते हुए देख रहा था। वो लड़का जो उसको देख रहा था वो उस टाइम शांत रहता है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई बातचीत साहिल से नहीं करता है। साहिल उस डेड बॉडी को निकालता है और अपने ढाबे के अंदर एक फ्रिज के अंदर ले जाकर उस डेड बॉडी को छुपा देता है और डेड बॉडी को छुपाकर वो अपने घर के लिए निकल जाता है और आराम से वह लड़का निक्की की लाश को ठिकाने लगाकर घर जाकर सो जाता है। उसके घर वाले सोचते हैं कि दोस्तों के साथ पार्टी करके आया होगा, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था। लड़का अपनी बारात निकलने का इंतज़ार करता है और 10 फरवरी को उसकी बारात निकलती है। वो साहिल दुल्हन लेकर घर आ जाता है और उधर उस लड़की की लाश उस फ्रिज में रखी हुई थी। लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब लड़की अपने घर वालों से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं करती है, तब उसके पिताजी सुनील यादव को टेंशन होती है। वो सोचते हैं कि निक्की ने 24 घंटे में कॉल क्यों नहीं किया। जब वो अपनी छोटी बेटी को कॉल करते हैं तो वो छोटी बेटी बताती है कि पापा दीदी घूमने गई है साहिल के साथ देहरादून मसूरी, और वो जाते टाइम यह कहकर गई है कि आप मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करना, मैं बाहर घूमने जा रही हूँ। छोटी बेटी की ये बातें सुनकर पापा बेफिक्र हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। दिन बीतते बीतते 14 फरवरी आ जाती है। उस लड़की की लाश उसी फ्रिज में रखी हुई थी। तभी किसी अनजान शख्स द्वारा
क्राइम ब्रांच को ये सूचना की जाती है कि सर मैंने ऐसा कुछ देखा है, हो सकता हो कोई अनहोनी हो। जब क्राइम ब्रांच वाले लोग वहाँ पहुँचते हैं और जांच करते हैं तब उस लड़की की लाश निकल कर आती है। इस घटना से पूरा भारत देश चौंक उठता है और देश के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में ये हो क्या रहा है। कभी किसी लड़की की हत्या करके उसके शरीर के 35 टुकड़े करके जंगल में इधर उधर फेंक दिए जाते हैं, तो कभी किसी लड़की की हत्या करके उसके शव को फ्रिज में छिपा दिया जाता है। यहाँ लड़का साहिल गहलोत उस लड़की की हत्या करने के बाद उसके शरीर के टुकड़ों को काटता या कहीं नालियों में बहाता या कहीं इधर उधर फेंकता। इससे पहले ही सारी घटना का पर्दाफाश हो गया और पुलिस ने साहिल को गिरफ्तार कर लिया। लोगों को इंतज़ार है कि कोर्ट द्वारा साहिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और निक्की के घर वालों के साथ न्याय हो। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है, ताकि गुस्से में आकर आप कहीं ऐसा कोई गलत कार्य न कर बैठो। धन्यवाद। अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई क्राइम की घटना पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक करें और रोज़ तमाम ऐसी क्राइम की घटनाओं से जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर।